एक बार सब फिर से मेरे सभी शुभचिंतकों और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। पूर्व की भांति हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हैं MCQ टेस्ट सीरीज को लेकर। अब तक हम MCQ 13 नंबर की सीरीज तक पहुंच चुके हैं और अब तक के इस टेस्ट सीरीज में विगत 10 टेस्ट सीरीज हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हैंडल किया है। आज से हम यह प्रयास करेंगे कि MCQ टेस्ट सीरीज में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास से भी प्रश्न रखे जाएं। उम्मीद करते हैं कि जो MCQ टेस्ट सीरीज आपके सामने रखा जा रहा है उस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपका सहायक बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपकी वीडियो ज्ञानवर्धन में कहीं ना कहीं सहायक साबित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च किया जाए तो आपको इसकी पहली सूचना मिल सके, समय रहते इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों चलते हैं MCQ 14 नंबर की सीरीज की तरफ। आज से जैसा कि हमने कहा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न आपके सामने रखेंगे, लेकिन हर बार की तरह इससे पहले कि हम MCQ 14 नंबर की सीरीज की ओर बढ़ें, MCQ 13 नंबर की सीरीज के उत्तर आपके सामने रखना हम जरूरी समझते हैं। तो आइए देखते हैं MCQ 13 नंबर की सीरीज के आंसर शीट। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा MCQ 13 नंबर की सीरीज के आंसर शीट एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ प्रश्न रखे गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको MCQ 13 सीरीज के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल जैसा कि पूछा गया था, बंगाल का नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित किया? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी मुंगेर। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, पटना हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पटना हत्याकांड जो है बक्सर के युद्ध से रिलेटेड घटनाकांड है। बक्सर के युद्ध से पहले पटना हत्याकांड घटनाक्रम हुआ था, यानी आपका दूसरे का जो सही उत्तर है वो ये है। तीसरा सवाल था, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो सभी जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की तिगड़ी थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प में से वो डी होगा, यानी सभी के बीच लड़ा गया। चौथा सवाल था, अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुई? बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने 2 संधियां की थी, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल सम्राट शाह आलम के साथ। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1764 को, वो अवध के नवाब के साथ हुई थी। तो आपका सही उत्तर होगा डी। पांचवा सवाल था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, यानी किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला जो गवर्नर था आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यानी आपका सही उत्तर होगा पांचवा का बी। छठे का सही उत्तर होगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो दरअसल स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पहली बार 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, लेकिन 1793 में उसको परमानेंट किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा स्थायी बंदोबस्त। यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू करने का वर्ष है वो 1793 हुआ, यानी सही उत्तर छठे का सी। सातवां प्रश्न था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि लगान की दर कितनी निर्धारित की गई थी?
तो भूमि लगान की दर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत 9/10 था या 10/11 था। 8वां सवाल था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो सबसे अधिक लाभ मुझे लगता है जमींदारों को सबसे ज्यादा यह लाभकारी साबित हुआ। तो 8वां का सही उत्तर होगा सी। 9वां सवाल था, भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया? भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था, यानी आपका सही उत्तर होगा 9th का बी। 10वें सवाल था, सहायक संधि थी किस प्रकार की संधि? एक राजनीतिक संधि, व्यापारिक संधि, सैनिक संधि? तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी एक सैनिक संधि, क्योंकि सहायक संधि में संबंधित देशी रियासत को एक समझौते पत्र पर जो हस्ताक्षर करना होता था उसके अंतर्गत उनको अपने यहाँ एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी। 11वां प्रश्न था, वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? तो 11वें का सही उत्तर होगा ए, यानी हैदराबाद। यानी हैदराबाद वह पहला रियासत था, देशी राज्य था जिसने वेलेस्ली की नीति के तहत सहायक संधि किया था। 12वां सवाल था, पहली रेल लाइन कब बिछाई गई, किसके बीच बिछाई गई थी? तो पहली रेल लाइन बंबई और थाने के बीच बिछाई गई थी। तो आपका सही उत्तर होगा 12वें का बी। 13वां सवाल था, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल किस वर्ष बनाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 ईस्वी में भारत आया था बनकर। तो 13वें का सही उत्तर होगा बी। 14वां प्रश्न था, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस देशी रियासत का विलय किया? लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत हड़प नीति के अंतर्गत 4 प्रकार के सिद्धांतों को अपनाया था साम्राज्य के विस्तार के लिए, जिसमें एक साधन था कुशासन के आधार पर साम्राज्य का विस्तार। और इस कुशासन के नाम पर जिस राज्य को जिस देशी रियासत का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने, वो रियासत था अवध, यानी 14वें का सही उत्तर होगा सी। और 15वां जो लास्ट सवाल था, उस 15वें सवाल का सही उत्तर आपको होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी डी। यानी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। तो इस तरह से ये 15 सवाल के उत्तर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जिसकी चर्चा हमने किया, जिसका हमने विवरण आपके सामने रखा। अब चलते हैं दोस्तों हम MCQ 14 की तरफ। MCQ 14 15 सवाल यहाँ भी दिए गए हैं। प्राचीन भारतीय कालखंड से, प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड से अब सवाल दिए गए हैं। बहुत सिंपल से सवाल दिए गए हैं। चलिए 15 सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। MCQ 14 नंबर की सीरीज के पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन है, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व। किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन योग दर्शन के प्रतिपादक या संस्थापक थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गौतम, पतंजलि, कपिल और जैमिनी। किसी उत्तर का चयन आपको करना है। तीसरा सवाल है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 4 पीरियड दिए गए हैं, 298 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 14 नंबर के सवाल का चौथा प्रश्न है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, खारवेल और पुष्यमित्र शुंग। 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। MCQ 14 नंबर का 5वां सवाल, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और हर्षवर्धन। 6ठा सवाल है, बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए थे, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हिंदी, उर्दू, पाली और यहूदी। MCQ 14 नंबर का 7वां सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, गौतम बुद्ध का मूल नाम था? 4 ऑप्शन है, राहुल, गौतम, शुद्धोधन और सिद्धार्थ। किसी एक विकल्प का चयन करना है आपको। 8वां सवाल है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, पुलकेशिन द्वितीय, महावीर और बिंदुसार।
9वां प्रश्न, MCQ 14 का 9वां प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, कुशीनारा, बोधगया, सारनाथ और लुम्बिनी। 10वां प्रश्न है MCQ 14 का, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान की? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये उपाधि उसको किसने प्रदान की थी? 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है, किसी एक का चयन आपको करना है। कल्हड़, विंसेंट स्मिथ, V.A. स्मिथ, मार्शल और अब्राहम वुल्फ। 11वां प्रश्न है MCQ 14 का, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज और अशोक। किसी एक उत्तर का आपको चयन करना है। MCQ 14 का 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा बनवाया गया? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा बनवाया गया? 4 ऑप्शन है, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है आपको। 13वां प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट, बिंदुसार, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। MCQ 14 का 14वां सवाल, चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है कि चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? 4 ऑप्शन है, अशोक के काल में, बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और इस तरीके से MCQ 14 का 15वां और अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश नवरत्न के साथ संबंधित था? मुगल हिस्ट्री में आप नवरत्न पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में भी नवरत्न है। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 राजवंशों में से कौन सा राजवंश नवरत्न के साथ जुड़ा हुआ था? 4 ऑप्शन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, मौर्य राजवंश, कुषाण राजवंश, शुंग राजवंश और गुप्त राजवंश। तो इस तरीके से MCQ 14 नंबर के इस सीरीज में 15 सवाल आपके सामने रख दिए गए। उम्मीद करते हैं कि इन 15 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और आंसर शीट जो MCQ 13 के बताए गए उसके आधार पर आप अपना आकलन करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति कैसी है। चूंकि प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है वो मेरी समझ से थोड़ा आसान है, तो 15 सवाल में से यदि 12 सवाल तक यदि आप सही करते हैं तो मैं मान सकता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर है। अगर आपके अंक, आपके प्रश्न उससे कम सही होते हैं तो आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और आपको मेहनत करने की जरूरत है। और जो लोग 12 से ज़्यादा प्रश्न सही करते हैं, मैं मान सकता हूं कि उनकी तैयारी बेहतर है, उनको अपनी निरंतरता बनाए रखनी होगी। देखिए, तैयारी करके, मेहनत करके, ईमानदारी से प्रयास करके, ऐसा नहीं है कि अगर आपके प्रश्न के अंक कम हो रहे हों, आप 15 में से 6 प्रश्न सही कर रहे हो, 7 प्रश्न कर रहे होंगे, तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। निरंतर अभ्यास, पढ़ाई की निरंतरता निश्चित रूप से आपके IQ लेवल को भी बढ़ाएगी, आपके इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाएगी और निश्चित रूप से आप भी बेहतर करने की स्थिति में होंगे। ऐसी मेरी शुभकामना भी आप लोगों के साथ है। तो आज हमको यहीं इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए MCQ टेस्ट सीरीज को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।